बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले इंडेक्स के लेवल देखते हैं, उसके बाद फिपिलिपि और उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो जुम्मे वाले सेशन की अगर बात करें तो जुम्मे वाले सेशन में जो इंडेक्स की ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 244 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको ऑल टाइम हाई दिखाया 1,41,160 का, जिधर इंडेक्स ने 1770 पॉइंट गेन किए थे। इंडेक्स का लो लेवल अगर देखें जुम्मे वाले सेशन का तो वो 433 पॉइंट की कमी के साथ 1,38,957 पे रहा। वॉल्यूम की अगर बात करें तो 304 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। टॉप एक्टिव स्टॉक अगर देखें तो WTL में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए तकरीबन 55 मिलियन के। उसके बाद PPL, OGDC, सिनर्जी, SSGC, BML, PI, BTL, PSO, बैंक ऑफ पंजाब और सिस्टम। जुम्मे वाले सेशन का फिबिलिपि देखें तो बैंक्स ने सेलिंग की 1.62 की, ब्रोकर की बाइंग है 0.31 मिलियन की, कंपनीज की सेलिंग है 2.73 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बाय किया 0.36 मिलियन का। बहुत देर के बाद फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने कोई बाइंग शो की। उसके बाद इंडिविजुअल्स की बाइंग है 1.30 मिलियन की, इंश्योरेंस कंपनीज की सेलिंग है 0.60 मिलियन की, म्यूचुअल फंड ने बाय किया 4.47 मिलियन डॉलर का। उसके बाद MBFC की बाइंग 0.17 मिलियन, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बाय किया 0.86 मिलियन का, ओवरसीज पाकिस्तानी ने सेलिंग की 2.52 मिलियन डॉलर की। सबसे बड़ा बायर आपका म्यूचुअल फंड, और उसके बाद अगर देखा जाए तो इंडिविजुअल्स। म्यूचुअल फंड को अलग से देखें तो ऑल अदर सेक्टर में उनकी बाइंग है 1.30 मिलियन की, सीमेंट में उनकी बाइंग है 0.36 मिलियन की, कमर्शियल बैंक्स को बाय किया 0.45 मिलियन डॉलर का। उसके बाद डेट मार्केट में सेलिंग थोड़ी सी, फर्टिलाइजर में थोड़ी सी सेलिंग, फूड एंड पर्सनल केयर को टच दिया। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोशन कंपनीज में उनकी बाइंग है 0.08 मिलियन डॉलर की। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को बाय किया है 1.83 मिलियन डॉलर का। उसके बाद पावर जनरेशन में 500 मिलियन की बाइंग और टेक्सटाइल सेक्टर में 0.16 की बाइंग। इंडिविजुअल्स को अगर देखें तो इंडिविजुअल्स ने बाय किया है 1.64 मिलियन का फर्टिलाइजर सेक्टर को, और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोशन कंपनियों को बाय किया है 3.56 मिलियन डॉलर का, यानी कि OGDC PPL को। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को इदारे बाय कर रहे हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड बाय कर रहा है, और आपके इंडिविजुअल ने सेल किया, और जिसको इदारे सेल कर रहे हैं उसको इंडिविजुअल्स उठा रहे हैं। ये बात लास्ट वीडियो में की थी कि मैंने कहा अच्छा किया इंडिविजुअल्स ने, पहली दफा वो अच्छा काम किया कि प्रॉफिट टेकिंग किया किसी भी ऊपर जाते हुए सेक्टर में। और साथ ही मैंने ये भी जिक्र किया था कि अब दुआ करें कि दोबारा ब्रेकआउट देख के इंडिविजुअल्स एंट्री ना ले ले। अब वही हुआ कि प्राइस ऊपर जाती देख के OGDC PPL की ब्रेकआउट होता देख के इन्होंने फिर उसमें एंट्री ले ली। अब वो अच्छे लेवल पे जा चुके हैं, वो इनको चिपकाएंगे और निकल जाएंगे। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोशन कंपनियों को अलग से देख लें, इसमें फॉरेन इन्वेस्टर की सेलिंग है, बैंक्स की सेलिंग है, कंपनीज ने सेल किया, उसके बाद म्यूचुअल फंड ने सेल किया, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनियों ने सेल किया, MBFC ने सेल किया, और सबसे ज्यादा उठाया किसने? इंडिविजुअल्स ने। तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज थोड़ा ऊपर जा सकती हैं, और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोशन कंपनियां जो हैं वो थोड़ा नीचे आ सकती हैं। और देखें ट्रंप वाली न्यूज तो है ऑयल एंड गैस कंपनियों के लिए, ऑयल एंड गैस पूरे सेक्टर के लिए, लेकिन ये आज ही नहीं होगा कि अमेरिका आके बैठा हुआ है पाकिस्तान में और MOU साइन हो रहे हैं और बाकी सब कुछ जो है वो बिल्कुल हथेली पे सरसों जमाने की तरह है। इसमें टाइम लगेगा भी कुछ, उतनी देर में पता नहीं कितनी दफा आपका ये ऑयल सेक्टर ऊपर जाएगा, कितनी दफा नीचे आएगा। क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। तो पहला भाई का क्वेश्चन है कि अगर कोई स्टॉक डेली चार्ट में ब्रेकआउट दे या अपने हाई को ब्रेक करे तो उसमें नेक्स्ट एंट्री कहां पे लेनी चाहिए। और साथ में उन्होंने पूछा है कि डे ट्रेड करने के लिए या शॉर्ट एंट्री करने के लिए टाइम फ्रेम कौन सा यूज करेंगे चार्ट को देखने के लिए। उसके बाद एग्जांपल उन्होंने दी है कि एक स्टॉक मूव कर रहा है, लास्ट डे मूव किया 100 रुपया उसने हाई लगाया, लो लगाया 94 का, क्लोजिंग आई 96 की, तो कहां पे उसमें एंट्री ली जा सकती है। तो इसके लिए मिसाल हम देख लेते हैं PSO की, क्योंकि अभी ताजा ताजा ब्रेकआउट इसने दिया तो ये मेरे ख्याल से समझने में ज्यादा आसानी होगी। तो देखें PSO के पास जो रेजिस्टेंस है वो 389 की थी, जहां पे मैंने ये लाइन ड्रा की है, देखें यहां पे भी, उसके बाद यहां पे देख लें, यहां पे देख लें, और उसके बाद पीछे भी देख लें। तो ये एक जो एरिया है इसका रेजिस्टेंस एरिया बन रहा था। अब जुमे वाले सेशन में क्या हुआ, ये 15 मिनट का चार्ट मैंने खोला है। अगर जुमेरात वाले सेशन में देखें तो जो इसने हाई लगाया था वो तकरीबन 389 का था, उसके बाद जो लो लेवल दिखाया वो 380 रुपए का था, और क्लोजिंग तकरीबन इसकी आई 384 रुपए पे यहाँ पे। उसके बाद जुमे वाले सेशन में भी सेम जगह पे इसने रेजिस्टेंस ली 389 पे। जुमे के दूसरे सेशन में इसने फिर ब्रेकआउट दिया, जो फर्स्ट कैंडल इसकी बनी उसका हाई देखें तो तकरीबन 398 399 पे इसका हाई लगा, और क्लोजिंग जो है कैंडल की वो 393 पे आई।
तो इस कैंडल में आपको कंफर्मेशन मिल चुकी थी कि इसका ब्रेकआउट हो चुका है। इसी जगह पे आप इसमें एंट्री ले सकते थे 393 पे, और इसका स्टॉप लॉस आपने यूज करना था 389 का। तो ऐसे आप एंट्री ले सकते हैं दे के, लेकिन इसके लिए इंट्राडे के लिए आप जो चार्ट है उसका जो टाइम फ्रेम है वो कम यूज करेंगे, 15 मिनट का या 30 मिनट का। उसके बाद आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि एक जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो चुकी है, कैंडल की कंफर्मेशन आ चुकी है तो एंट्री ले लूं, नीचे आपने वॉल्यूम को भी देखना है। पीछे देखिए वॉल्यूम कितने लो थे पीएसओ के, और इस कैंडल पे बाकी 2-3 जो कैंडल जो है इसके नीचे वॉल्यूम देखें, लगातार इसके जो इंक्रीज हो रहे थे वॉल्यूम। तो ये नहीं होता कि सिर्फ आपने ब्रेकआउट देखना है कि एक जो स्टॉक है वो रेजिस्टेंस ले रहा है 389 से और उसका ब्रेकआउट हो चुका, साथ में आपने न्यूज को भी मिला के देखना होता है कि क्या वजह है, सेक्टर में कोई न्यूज है उस वजह से ऊपर जा रहा है स्टॉक, या टेक्निकली ये ऊपर जा रहा है, या फिर पूरे सेक्टर को देख के स्टॉक को देख के कुछ न्यूज है उस बेस पे ऊपर जा रहा है। तो सब चीजें आपको कुल मिला के देखनी होती हैं। और बाकी कितनी दफा आपको बोला है कि जो टेक्निकल्स हैं ये सिर्फ 30% तक जो है आप रिलाई कर सकते हैं इनके ऊपर, बाकी चीजें आपको साथ देखनी पड़ती हैं। उसके साथ आपको माइक्रो एंड मैक्रो फैक्टर भी देखने पड़ेंगे। तो सब चीजों को कुल मिला के देखेंगे फिर ही आपको नतीजा अखज कर सकते हैं, अदरवाइज आप फेक ब्रेकआउट में भी फंस सकते हैं। उसके बाद देखिए हमने क्यों आपको कहा था कि लेवल अच्छे हैं, 384 के लेवल आपको दिए थे, उसके बाद 374 का लेवल दिया था। तो क्यों दिए थे? क्योंकि वो उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू थी, हम जब भी आपको कोई स्टॉक रिकमेंड करते हैं या उस पर रोशनी डालते हैं, उसके टेक्निकल जो बाकी चीजें आपको बताते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि हम देखते हैं पहले उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो कि क्या अपनी औकात के मुताबिक ये मिल रहा है या अपनी औकात से नीचे मिल रहा है, तो फिर तो उसको बाय करें। उसके बाद फंडामेंटल भी देखते हैं कि अच्छे हैं, इसलिए आपको रेकमेंड करते हैं कि वो स्टॉक उठाएं। अब देखें, अब 389 के ब्रेकआउट के बाद 393 पे आप चीज बाय कर रहे हैं। वही चीज हमने उसकी सपोर्ट और लेवल बताए थे 384 के, तो यहां तक तो वैसे ही आपको 11 रुपए बच जाने थे। और अगर आपने ब्रेकआउट को देख के 393 पे एंट्री लेनी है और 407 पे निकलना है, तो उस हिसाब से 384 को देखें जो लेवल आपको दिया था, और 407 को देखेंगे कितना प्रॉफिट आप कमा सकते थे। उसके बाद भाई ने पूछा एसएसजीसी के बारे में, तो एसएसजीसी अच्छी सपोर्ट लेता रहा है यहाँ पे 43 के आगे पीछे 43, 20, 43, 30 यहाँ पे अच्छी सपोर्ट लेता रहा है। यहाँ पे आप अगर लेते तो मेरे ख्याल से वो अच्छी प्राइस हो सकती थी। अब अगर एसएसजीसी को देखें तो क्लोजिंग इसने अच्छी दी है 45, 60, 45, 61 के पास, वॉल्यूम भी अच्छी है इसके पास नीचे। आरएसआई इसकी देखें तो बुलिश है लेकिन ओवर बॉट नहीं है। इसको आप ब्रेकआउट तो नहीं कह सकते, हाँ अलबत्ता प्री ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ये अपना बना रहा है अभी। अगर आपने सिर्फ टेक्निकल को देखना है तो फिर 4480 के ऊपर जो है यहाँ पे एंट्री कंसीडर की जा सकती है, और वो इसलिए कि इसी जगह पे ये अपने ईएमए क्लस्टर को और ब्रेकआउट बेस को रिटेस्ट करेगा। उसके बाद आपको पता है कि जो सर्कुलर डेट वाली खबर है गर्दिशी कर्जे वाली, उसका भी बेनिफिशियरी है ये एसएसजीसी। उसके बाद सेम भाई ने पूछा था दूसरा पावर का और साथ में पीआईबीटीएल का, 3 स्टॉक उन्होंने पूछे थे। तो पावर को अगर देखें तो पहली एंट्री जो है इसकी वो 14 रुपए 20 पैसे पे पहली एंट्री कंसिडर की जा सकती है। यहाँ पे इसके पास पहली सपोर्ट बनती है क्योंकि यहाँ पे ईएमए क्लस्टर भी बन रहा है, और दूसरे नंबर पे 3 दिन की जो कंसोलिडेशन है वो भी सपोर्ट कर रही है। फर्दर अगर नीचे देखें तो 13 रुपए 65 पैसे की दूसरी सपोर्ट और उसके नीचे 13 रुपए की तीसरी सपोर्ट इसके पास मौजूद है। रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो पहली रेजिस्टेंस इसके पास 14 रुपए 75 पैसे की, उसके बाद 15 रुपए 15 पैसे, और उसके बाद 15 रुपए 55 पैसे पे। और आपको पता है कि जो सपोर्ट लेवल होते हैं वो एंट्री लेने के लिए होते हैं, और जो रेजिस्टेंस लेवल होते हैं वो एग्जिट करने के लिए होते हैं। उसके बाद भाई ने पूछा था पीआईबीटीएल के बारे में, तो इसकी जो पहली सपोर्ट बन रही है वो तकरीबन 9 रुपए 70 पैसे पे, और यहीं पे इसका ईएमए क्लस्टर भी है। उसके बाद अगर आप इसमें स्विंग में काम करना है तो दूसरी एंट्री इसमें ली जा सकती है, या एवरेज उसको आप कह सकते हैं, या दूसरी सपोर्ट कह सकते हैं, वो 9 रुपए 42 पैसे पे, और उसके बाद नीचे 8 रुपए 48 पैसे पे। रेजिस्टेंस के लिए आप जो लेवल कंसिडर कर सकते हैं वो 10 रुपए 57 पैसे पे पहला, उसके बाद 10 रुपए 81 पैसे पे, और उसके बाद तीसरा 11 रुपए 5 पैसे पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी भाई का मुगल स्टील के बारे में। वो कहते हैं मेरी बाइंग है 69 पे और ये मुसलसल नीचे जा रहा है, और मेरे पास और एवरेज करने के लिए कैश भी नहीं है। और यहीं पे हमने आपको इसके सपोर्ट लेवल बताए थे 70 पे और 68 पे। तो यहाँ पे अगर 2 एंट्रियां बनाई जाती तो 69 की ही एवरेज बनती थी। तो भाई को परेशान होने की जरूरत नहीं है, 69 मोबाइल का कोई बहुत बुरा रेट नहीं है।
अगर आपके पास और कैश नहीं है तो उसको एवरेज भी ना करें, चुप करके बैठे, होल्ड करें। उसके बाद देखें मुगल जो जहां पे ये मूव कर रहा है तो अपने एक अच्छे लेवल पे है, अच्छी सपोर्ट के ऊपर खड़ा है। उसके बाद ओवरसोल्ड के करीब है और साथ में देखें कि ज्यों ज्यों इसकी प्राइस नीचे जा रही है, नीचे वॉल्यूम आना कम हो रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज है कि जब कोई प्राइस गिरती है उसके साथ वॉल्यूम का कम होना इस चीज की दलील है कि जिन लोगों के पास ये पड़ा हुआ है वो इसको औने पौने दामों में सेल नहीं करना चाहते। उसके आगे अगर देखें तो यहाँ सिर्फ 60 पे देखें, 60 पे यहाँ पे गया था जब ईरान की और इसराइल की जंग लगी थी। उसके बाद जब इंडिया पाकिस्तान का बना था इस सिनेरियो तो वहां पे जाके 52 पे गया था, लेकिन उससे पहले देखें यहीं पे ये सपोर्ट लेता रहा है तकरीबन 63 से। तो अब भी 64 63 पे खड़ा है तो अच्छी सपोर्ट इसके पास है। आप सुकून करें, चिल करें, परेशान ना हो, वैसे भी सुकून तो कब्र में है। उसके बाद भाई ने FCEPL का पूछा है तो देखें जो 81 से लेके 78 तक का एरिया है ये अच्छी सपोर्ट यहाँ पे बनाता है, पहले भी अब भी उम्मीद है इंशाल्लाह बना लेगा, कोई बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन नहीं आती। तो अभी 81 से लेके 78 तक का जो एरिया है, ये जो दो लेवल है इसको आप एवरेज के लिए कंसिडर कर सकते हैं। और FCPL के आपको स्विंग सिग्नल बना के दिए थे, वहां पे जो आपको नीचे सपोर्ट लेवल बताए थे उन सपोर्ट लेवल्स को आप एवरेज के लिए कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी भाई का कि PRL, एवियन, VF बायो, सिटी फार्मा, मारी के नेक्स्ट 6 मंथ के टारगेट क्या हो सकते हैं। और दूसरे नंबर पे पूछ रहे हैं कि मेरी मारी की बाइंग है 688 की, इसको होल्ड करूं या सेल करूं। तो देखें होल्ड करना या सेल करना ये तो आप पे डिपेंड करता है, वो तो हम नहीं कह सकते कि कहाँ पे आपने होल्ड करना है कहाँ पे सेल करना है। वैसे भी अब रिस्ट्रिक्शन लग रही है इस चीज पे कि बाय सेल करवाने पे ना कोई ब्रोकर आपको बाय सेल करवा सकता है ना ही कोई और बंदा बाय सेल करवा सकता है। तो हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको बता सकते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट बनती है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनती है। रेजिस्टेंस पे जाके कुछ स्टॉक रुकते हैं वहां पे निकलना चाहिए और जहां पे सपोर्ट लेते हैं वहां पे एंट्रियां लेनी चाहिए, लेकिन करना आपको खुद ही होगा सब कुछ। तो एवियन की अगर बात करें तो नेक्स्ट 6 मंथ में ये इंशाल्लाह 63 से 65 को टच कर सकता है। PNL की बात करें तो PNL भी इंशाल्लाह नेक्स्ट 6 मंथ में 40 से लेके 45 तक के एरिया को टच कर सकता है। सिटी फार्मा की अगर बात करें तो अभी ये कंसल्टेशन फेज में है। अगर इसके पास कोई अच्छी न्यूज आती है, अच्छे रिजल्ट आते हैं या सेक्टर में कोई अच्छी खबर आती है तो फिर अपसाइड मूव आपको दे सकता है। अच्छी न्यूज के साथ, अच्छी खबर के साथ, अच्छे रिजल्ट के साथ ब्रेकआउट भी हो जाएगा टेक्निकली और फिर आपको ये आगे जो लेवल है 88 का, 94 का और 99 का, ये वाले लेवल आपको दिखा सकता है और यही इसके रेजिस्टेंस लेवल होंगे, यहाँ पे निकला जा सकता है। और अगर यहां से ये नीचे ब्रेकडाउन देता है तो फिर आपको 64 को टच करके दिखा सकता है। अगर कोई बैड न्यूज आती है सेक्टर में या इसके अपने अच्छे रिजल्ट नहीं आते तो फिर ये वाला एरिया आपको देखने को मिल सकता है। मारी की बात की थी भाई ने कि 688 की इनकी बाइंग है, तो देखिए मारी जो है वो फुल डिपेंड करेगा अपने रिजल्ट के ऊपर। अगर तो इसका रिजल्ट अच्छा आता है और साथ में डिविडेंड भी अच्छा देता है, 2, 4 पे 5 रुपए डिविडेंड से बात नहीं बनेगी। आपको पता है कि हमारी अवाम का मूड तब से खराब हो चुका है जब LPL ने दिया था 15 रुपए डिविडेंड दिया था, 30 रुपए का स्टॉक था, 15-16 रुपए उसने डिविडेंड दिया। उसके बाद से अवाम के मूड बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुके हैं। अब अगर कोई 50 रुपए का बड़ा स्टॉक 50 रुपए का 60 रुपए का डिविडेंड देता है तो फिर हमारी अवाम कहती है कि हाँ जी ये डिविडेंड है। अदरवाइज 10 रुपए को, 7 रुपए को, 5 रुपए को डिविडेंड नहीं समझा जाता। अगर तो रिजल्ट अच्छा आता है, साथ में डिविडेंड भी अच्छा देता है, तो ये वाला एरिया आपको दिखा सकता है 790 से लेके 800 रुपए तक। और अगर ऐसा नहीं होता तो मारी आपको 596 वाली सपोर्ट भी दिखाया देगा। तो अभी साइडवेज है, कंसल्टेशन काफी लंबी इसमें हो चुकी है। देखें यहां से लेके 16 मई से लेके और 1 अगस्त तक बिल्कुल सेम एक ही रेंज में मूव कर रहा है, तो ब्रेकआउट देना इसका बनता है। वैसे भी आपको पता है कि जिस भाई की 688 की जिसकी बाइंग है, फंडामेंटल मारी के ठीक है। आप देखें जितनी भी आपकी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां हैं या दूसरा ऑयल सेक्टर की जितनी कंपनियां हैं, वो जब बेनिफिशियरी होंगी किसी चीज की भी तो उसके पीछे मारी है। मारी लाजमी उन सब का बेनिफिशियरी होगा, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं जाके मारी खड़ा है। और आपको पता है कि मारी के पीछे बड़े जिम्मेदार लोग खड़े हैं, तो मेरे ख्याल से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद BF बायो की बात करें तो अभी इसकी क्लोजिंग आई है तकरीबन 161 के करीब। अगर ये 153 की जो सपोर्ट है इसको रिस्पेक्ट देता है तो रिवर्सल बन सकता है अपवर्ड में, और ऊपर जाकर ये आपको 203, 208 को टच करके दिखा सकता है, वो इसके रेजिस्टेंस लेवल होंगे। उसके बाद इफर्ट का
किसी भाई ने पूछा है, वो कहते हैं कि 3-4 वीक पहले आपसे पूछा था कि ईफड 240 250 कर जाएगा या नहीं करेगा, तो आपने बोला था कि ये कर जाएगा। अब इसके रिजल्ट भी आ चुके हैं, तो अब क्या आप देखते हैं ये दोबारा कर सकता है या नहीं कर सकता 340 350। तो देखें, इन शॉर्ट अगर देखें तो हमारे यही रिव्यू है कि इंशाल्लाह ईफड जो है ये 240 250 कर सकता है। उसके बाद आगे भाई ने चार्ट शेयर किया था ओजीडीसी का, और साथ में उन्होंने चार्ट शो करके ये दिखाना चाहा था कि ओजीडीसी जहां पे था आज से तकरीबन 2014 में 10 साल पहले, जिस भाई ने इसको बाय किया था यहां पे तकरीबन 250 का, 255 का या 260 का जिसने बाय किया था, तो अपनी प्राइस पे आते आते हुए उसको 10 साल लगे। तो इस चीज से तो हम इत्तेफाक करते हैं भाई की बात से कि कोई भी चीज आपको बिल्कुल हाई रेट्स पे नहीं लेनी चाहिए। वहां पे भी देखें तो ये ऑल टाइम हाई के ऊपर मूव कर रहा था इसी रेंज में, ये देखें इससे पहले ये नहीं गया था यहाँ पे, और यहाँ पे इसने ऑल टाइम हाई लगाया, तो इससे थोड़ा बच के रहना चाहिए था। उस टाइम भी इसके तमाम चीजों को देखना चाहिए था। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर आपने वहां पे 250 का पकड़ा था, उसके बाद इसके डिविडेंड देखे कितने हैं, कि ये जितने भी ये ग्रीन ग्रीन आपको नजर आ रहे हैं ये सारे इसने डिविडेंड दिए हैं। तो मेरे ख्याल से तो 10 साल में आपने 255 से ज्यादा का तो डिविडेंड खा लिया होगा। तो अगर आप फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक में काम करते हैं, डिविडेंड पेइंग में काम करते हैं, तो वो स्टॉक अगर नीचे भी चला जाता तो आपको ये परेशानी नहीं होती, चले आप उसके जो अंडे बच्चे हैं वो एंजॉय करते रहते हैं। तो ये भाई की बात से इत्तेफाक करता हूं मैं कि आप ऑल टाइम हाई पे कोई भी चीज ना लिया करें, जैसे कि कल परसों बैंक ऑफ पंजाब की मिसाल दी थी, और नीचे एक भाई ने आके कमेंट किया था कि आपने बोला था जी कि बैंक ऑफ पंजाब क्यों लिया, आपने किसी बंदे की बेइज्जती की, यानी कि अपने दोस्त को बुरा भला कहा, और अब वो 14 रुपया क्रॉस कर चुका। तो मैंने कहा आप भी ले लें, तो देख लें कहां पे उसने हाई लगाया और दोबारा कहां पे खड़ा है। तो चीजों को ऑल टाइम जरा देख के पकड़ा करें हाई पे। अदरवाइज फंडामेंटल अगर आप कोई भी चीज हाई पे पकड़ते हैं तो उसकी एक टेंशन आपको ये नहीं होती कि चलें इसका डिविडेंड खाते रहेंगे, और वैसे भी फंडामेंटल कंपनी के ठीक है तो किसी भी टाइम भी मूव कर सकती है। उसके बाद अगला भाई ने बोला जी नेट सोल 154 की बाइंग है उनकी, एवरेज कहां पे कर सकता हूं, और एयरलिंक क्या 125 कर सकता है। नेट सोल हमने आपको जब सिग्नल दिए थे तब ये मूव कर रहा था 132 पे, 134 पे, तब आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल दिए थे एंट्री बनाने के लिए, एग्जिट करने के लिए। फिर जब इसने 160 का हाई लगाया, बहुत भाई आगे पूछते थे नेट सोल हुआ करती थी कि ये कब 155 160 करेगा, फिर उसने 160 भी किया, और भाई पता नहीं 160 पे निकल के फिर 155 पे घुस गए उसमें। तो अभी जिस भाई ने 154 पे 155 पे नेट सोल को पकड़ा है तो ठीक है, देखें अगर पहली दफा ऊपर गया तो दोबारा भी जा सकता है। सपोर्ट जो इसके पास है वो 133 के पास, 134 के पास इसके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है, जहां पे पहले भी ये काफी देर जो है वो बेचारा ठुड्डे ठेडे खाता रहा। तो वहीं पे जाके आप एवरेज करें तो मेरे ख्याल से अच्छी एवरेज बन सकती है आपकी। और इसीलिए हम आपको पैरामीडिंग स्ट्रेटेजी सिखाते हैं कि चीजों में आप एंट्री बनाने के लिए लेवल्स पे बनाएं। पहले आप थोड़ा पकड़ें, नीचे जाएंगे थोड़ा और पकड़ें, उससे नीचे जाएंगे थोड़ा और पकड़ें। तो अभी जिस भाई ने 154 का ले लिया, अगर सारी कैश यहीं पे यूज कर देंगे तो नीचे आपने जाके क्या करना है। तो अगर इसको आप हाई साइड एंट्री कहेंगे, 160 का उसने हाई लगाया, 154 पे आप पकड़ रहे हैं, तो वहां पे कम से कम थोड़ा पकड़े, एंट्री बना लें, उसके बाद नीचे जाएगा तो जो आपको स्ट्रेटेजी बताते हैं उससे अगर आप उसको एवरेज करेंगे तो मेरे ख्याल से आपकी बाइंग प्राइस जो है वो रीजनेबल नीचे तक आ सकती है। दूसरा भाई ने पूछा एयरलिंक का कि 125 कर सकता है, करने को तो 70 भी कर सकता है, 50 भी कर सकता है। तो एयरलिंक की बात करें तो 134 की अच्छी सी सपोर्ट इसके पास मौजूद है अभी भी, और अगर 134 को और 132 को ब्रेक करता है तो फिर ये आपको करके दिखा सकता है 125 और 122 तक का आपको करके ये दिखा सकता है। अगर आपने एंट्री इसमें लेनी है तो अगर रिवर्सल इसमें बनता है और 144 से ऊपर जाके अच्छे वॉल्यूम के साथ सस्टेन करता है तो फिर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं ऊपर के लिए। 144 से ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है तो फिर एक रिवर्सल की जो कंफर्मेशन है वो किसी हद तक आपको मिल सकती है। उसके बाद भाई का मैसेज है कि जो भी आपके एक्टिव सिग्नल होते हैं, जो भी आप रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल बताते हैं, उनके जो आपने लेवल बताए होते हैं, जो सिग्नल शेयर किए होते हैं, वो डेली बेसिस पे आप अपने प्रीमियम ग्रुप में शेयर किया करें। तो देखें ये चीज काफी देर से ज़ाहिर बहस थी और हमें खुद भी पता था कि भाइयों को मुश्किलात का सामना है, तो उसके लिए हमने वेबसाइट जो है वो कल से एक्टिव कर दी है। कुछ भाइयों ने अपने अकाउंट जो है वो बना लिए हैं, साइन इन कर लिया है। तो सिंपली जो हमारे प्रीमियम वाले भाई हैं वो जाके वेबसाइट के ऊपर तो अपना अकाउंट बनाएं। उसके बाद जब आप साइन इन करेंगे और ये आपको प्रीमियम नजर आ रहा है, प्रीमियम के नीचे डेली ब्रीफ्स हैं, सिग्नल हैं, परफॉर्मेंस है, सिग्नल पे आप क्लिक करेंगे
तो जो भी हमारे एक्टिव सिग्नल होंगे वो डेट के साथ और नाम के साथ आपके सामने शो होंगे। आप इजीली उन पे क्लिक करके उनको देख सकते हैं। उसके बाद डेली ब्रीफ और बाकी जो चीजें होंगी परफॉर्मेंस को लेके, लर्निंग को लेके, वो यहाँ पे अलग से आपको शो हो जाएंगी। और इससे ये होगा कि ग्रुप में बहुत ज्यादा मैसेजेस का रश नहीं होगा। अगर वहां पे रश होगा भी तो आप अपनी मर्जी से आके यहाँ पे कुछ भी देख सकते हैं। और जो एक्स डेट है और बाकी जो बोर्ड मीटिंग्स है, बाकी चीजें हैं, ये फ्री वाले जो भाई हैं उनके लिए भी अवेलेबल होंगी। लेकिन जो सिग्नल होंगे, जो ब्रीफ होंगे या बाकी चीजें होंगी, वो सिर्फ प्रीमियम वाले भाई देख सकेंगे। उसके बाद आगे किसी भाई ने पूछा है कि प्लीज टेल अबाउट एवीएन, KEL और PAEL। तो एवीएन के और PAEL के तो सिग्नल आपको दिए हुए हैं, उन सिग्नल्स पे आप काम करें। अगर आपके पास नहीं है तो वेबसाइट पे देख जाएं और वहां से देख लें। उसके बाद KEL एक जगह पे आपको बताया हुआ है कि जो इसकी स्पोर्ट बनती थी वो ग्रुप में भी बताया था। अब उसको एवरेज कहाँ पे करना है? एवरेज एक ही जगह उसको करेंगे, ₹5 से नीचे जाके। वो कौन सा लेवल होगा वो आपको बाद में बताएंगे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखेंगे हम कि कहाँ पे वो ठीक तरह से एवरेज हो सकता है, कौन सा वो लेवल बनता है, फिर वो लेवल जो है इंशाल्लाह आपको बताएंगे प्रीमियम ग्रुप में। तो अभी आप KEL को होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी भाई का कि एयरलिंक के बारे में बताएं, सुना है कि ये कादियानियों की कंपनी है। तो देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं पता हमें कि ये कादियानियों की कंपनी है या मुसलमानों की कंपनी है, लेकिन है ये शरिया कंप्लाइंट। और शरिया होने के साथ साथ जितनी भी शराइत होती हैं, क़वाइद ज़वाबित हैं शरिया होने के लिए, कि सूद ना लेती हो, फलां करती हो, जो फुलफिल सारा क्राइटेरिया है उनका, उसको फुलफिल करती है, तभी एयरलिंक जो है वो शरिया कंप्लाइंट में है। तो ये तो हमें पता है कि वो शरिया है या नॉन शरिया है, मुस्लिम है कि गैर मुस्लिम वाले काम करती है, लेकिन उसके मालिकान कैसे हैं इस बारे में नहीं पता। उसके बाद भाई ने पूछा है कि इसको बाय सेल कहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए, बाय सेल करने के लिए कोई भी कॉल नहीं दी जा सकती। हाँ, इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हम आपको बता सकते हैं। तो जो सपोर्ट है अब नीचे एयरलिंक के पास, वो तकरीबन 131 पे पहली सपोर्ट। दूसरी सपोर्ट की बात करें तो तकरीबन 125 पे इसकी दूसरी सपोर्ट बनेगी। और उसके बाद तीसरी सपोर्ट अगर देखें तो तकरीबन 110 पे। तो ये आप 3 सपोर्ट लेवल लेके चल सकते हैं। उसके बाद रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस इसके पास 143.50 की, जो तकरीबन यहां पे बनेगी। और पीछे भी अभी आपको बताया जब एयरलिंक पे बात हुई थी कि ये अगर रिवर्सल की कोशिश करता है, रिवर्सल देने की कोशिश करता है 144 से ऊपर, तो वहां पे एंट्री ली जा सकती है। उसके बाद अगली रेजिस्टेंस जो बनेगी वो तकरीबन 152 पे बनेगी और उसके बाद 166 पे यहां पे। तो ये लेवल है इसके एंट्री और एग्जिट के, आप अपनी मर्जी से एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। उसके बाद भाई ने पूछा है कि एवीएन और PAEL मूव क्यों नहीं दे रहे। यही क्वेश्चन किया जाता था पिछले 2 हफ्तों में PSO के बारे में कि भाई जी PSO तो वहीं पे खड़ा है 380 पे, 382 पे, 384 पे, मूव नहीं दे रहा। तब भी आप बेसब्रे थे कि PSO मूव नहीं दे रहा, तब भी आपको बोला था कि सब्र करें, मूव देगा इंशाल्लाह। साइडवेज है, कंसोलिडेट कर रहा है, एक्युमुलेशन हो रही है, ऊपर जाएगा। सब्र नहीं था उस टाइम भी। अब अगर एवीएन आपको 3-3, 4-4 दफा आप एवीएन में प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, PAEL में तो चले छोड़े, अभी तक वो हमारा पहला टारगेट थोड़ा दूर था, अचीव नहीं हुआ। लेकिन जो एवीएन है, एवीएन में तो 3-4 दफा आप प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं, सपोर्ट पे ले चुके हैं, रेजिस्टेंस पे निकल चुके हैं, फिर सपोर्ट पे लिया, फिर रेजिस्टेंस पे निकले। उसके बाद अभी एवीएन नीचे जा रहा है तो चीजें ऊपर भी जाती हैं, नीचे भी जाती हैं। नीचे जाती हैं तो बाय करने का मौका देती हैं, ऊपर जाती हैं तो प्रॉफिट बुक करने का मौका देती हैं। और आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, आपको पता ही सब चीजें। और अगर मुझे पूछें कि सब्र की डेफिनेशन बताओ तो मैं बोलूंगा सब्र का दूसरा नाम PSX है। आप PSX में आते हैं, सब्र करेंगे तो इंशाल्लाह गेन करेंगे। अगर बेसब्रे होंगे तो आपसे माल निकाला जाएगा और सब्र वालों को दिया जाएगा। और वैसे भी 23 जून के बाद आप क्या देख रहे हैं, कोई भी सेक्टर पूरे का पूरा चला है कभी? ये ऑयल एंड गैस सेक्टर के अलावा पूरे के पूरे सेक्टर में से कुछ गिने चुने स्टॉक चलते हैं, पूरा सेक्टर तो चला ही नहीं। तो जहां पे PSO की बारी आ गई, इफट की, एंग्रो की, इन चीजों की बारी आई एक एक करके, उसके बाद आपकी एवीएन की भी और बाकी चीजों की भी आ जाएगी। उसके बाद भाई ने पूछा है कि हब्को के बाय एंड सेल लेवल बताएं। तो बाय और सेल लेवल नहीं होते, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल होते हैं। बहुत दफा जिक्र ऊपर भी कर चुका। तो देखें, इसकी जो हब्को की अच्छी सपोर्ट, अभी रिसेंट जो सपोर्ट बन रही है शॉर्ट टर्म में, वो 148 की है। 148 कह लें, 148.50 कह लें, लेकिन मुझे ये सपोर्ट पसंद नहीं है। मेरे नजदीक जो अच्छी सपोर्ट है वो 146 की है, उसके बाद 141 की और 137 की।
137 तो शायद ना दे, लेकिन 137 का अगर मिल गया तो बहुत अच्छा रेट है इसका एंट्री लेने के लिए। और ये जो चार्ट हम देखते हैं ये 15 मिनट का या 30 मिनट का नहीं देखते, हम डेली चार्ट देखते हैं, वीकली देखते हैं, लॉन्ग टर्म में देखते हैं। पकड़ लो, निकल जाओ, उंगली बढ़ा लो, हाथ कटा दो, ये काम तो हम करते कोई नहीं। इसलिए अगर 148 146 का एक दिन में नहीं मिलता एक दिन में, तो इंशाल्लाह 3-4 सेशन में मिल जाएगा। और भाई पूछते हैं सेशन क्या होता है, तो देखिए सेशन एक दिन में आपकी सुबह इंडेक्स खुलता है, फिर 3 बजे तक 9 से 3 का एक सेशन होता है। जुम्मे वाले दिन 2 सेशन होते हैं, एक पहला सेशन 9:15 बजे से लेके 12 बजे तक, और फिर 2:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक। जुम्मे वाले दिन 2 सेशन होते हैं, बाकी नॉर्मली तमाम दिन जो होते हैं वीक के, उसमें एक ही सेशन चलता है सुबह से लेके शाम तक। उसके बाद हब्को के पास भी न्यूज है BYD वाली, तो अगर आपको बाय करने का मौका मिलता है 148 146 141 पे, तो जो इसके रेजिस्टेंस लेवल हो सकते हैं, जो इसके टारगेट लेवल हो सकते हैं, वो 154 का, उसके ऊपर 158 और 160 से लेके 166 या उससे आगे के लेवल हो सकते हैं। उसके बाद टेक्सटाइल सेक्टर का किसी भाई ने पूछा, तो टेक्सटाइल सेक्टर पे पीछे भी बात हो चुकी है। टेक्सटाइल सेक्टर हमारा वैसा नहीं रहा। पहले कभी टेक्सटाइल सेक्टर आपका हुआ करता था जब आपकी कपास होती थी, पहले आप टीवी पे भी एडवर्टाइजमेंट देखा करते थे, वो कपास की चांदी को सोना बनाए, सोना यूरिया वाला। उसके बाद जवाल आ गया कपास पे, लोग किसानों ने कपास लगानी बंद कर दी, क्योंकि चीनी पे सब्सिडियां दे दे के बाहर से डॉलर इकट्ठे करने के चक्रों में इतनी सब्सिडाइज किया गया चीनी को, मिलें ज्यादा हो गई चीनी की, गन्ना लोगों ने लगाना शुरू कर दिया, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन भी लिया था कि गन्ना क्यों इतना लग रहा है, जिससे पानी की कमी हो रही है, और बहुत सी वजूहत थी। तब से आपने बेड़ा गर्क कर दिया है कपास की फसल का और पूरे टेक्सटाइल सेक्टर का। अब जितनी देर में वो बेड़ा गर्क हुआ है उतनी ही देर लगेगी उसको रिवाइव करने में, दोबारा उठ के खड़ा होने में उतनी ही देर लगेगी। तो हाँ, ट्रंप की न्यूज पे जो उसने टैरिफ कम किया है 29 से 19% किया, इससे वक्ती बूम तो आपकी इंडस्ट्री को मिल सकता है, लेकिन आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है ही कितनी कपास को लेके, उसको भी मद्देनजर रखें। लेकिन जैसा आपने पूछा कि टेक्सटाइल सेक्टर मूव कर सकता है, तो ठीक है, ट्रंप के टैरिफ न्यूज की बेस पे जो गिनी चुनी 4-5 कंपनियां हैं आपकी टेक्सटाइल की, वो दे देगी मूव, चिपकाया जाएगा ऊपर न्यूज पे और नीचे फिर आप रोएंगे लेके। उसके बाद अगला भाई का मैसेज है जी कि प्लीज गाइड अबाउट KEL PRL AVN IBLHL, उसके बाद नोवल, कि ये उन्होंने बाय किया है, भाई ने फर्स्ट लेवल पे, और उसके बाद ये नीचे जा रहा है। तो कहते हैं जी कि क्यों नीचे जा रहा है, कितना पोटेंशियल है इनमें ऊपर आने का। तो देखें, जब भी बात की जाती है पिरामिडिंग स्ट्रेटजी पे आपने बाय करना है, तो उसमें यही होता है कि पहले लेवल पे आप एंट्री लेते हैं, उसके बाद नीचे स्टॉक जाता है, दूसरी जगह पे जाके आप थोड़ा और ज्यादा एंट्री को बड़ा करते हैं। तो जब स्टॉक पहली एंट्री से नीचे जाएगा तो जाहिर बात है वो लॉस में शो होगा, वो आपको रेड में शो होगा, तो उसमें घबराने की जरूरत क्या है आपको। अगर आपने पहली एंट्री है इसमें ले ली है, लेवल्स पे ली है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे एवीएन हो, चाहे मुगल हो, चाहे KEL हो, चाहे कोई भी और हो। तो जब भी आप अच्छे लेवल पे उस पर बाय करते हैं, तो ये नहीं होता कि वो हमारी खाला का पुत्र है तो उसने हमारी बात माननी है, कि अभी हमने उसको पकड़ा और कहा कि चल भाई पुत्र जहाज बन जा, तो जहाज बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपने बाय किया है, चीजें ऊपर भी जाती हैं नीचे भी आती हैं, ऐसे ही इंडेक्स मूव किया करते हैं, ऐसे ही स्टॉक मूव किया करते हैं। तो जब आप पिरामिडिंग स्ट्रेटजी को यूज करते हुए पहली एंट्री बना लेते हैं, तो नीचे वाली एंट्रियां बनाने के लिए आपको वो चीजें नीचे ही जाती हुई नजर आएंगी और रेड में ही शो होंगी। नुकसान उस टाइम होगा जब आप उन चीजों को सेल करके निकल जाएंगे। उसके बाद भाई ने पूछा है FCEPL के बारे में और KEL के बारे में, इन दोनों के बारे में ऊपर बात हो चुकी है। नेक्स्ट भाई ने पूछा है कि MTL और सिस्टम को लॉन्ग व्यू में आप कैसे देखते हैं। तो देखिए, लॉन्ग व्यू होता है 5 साल का, और मेरा यकीन कामिल है कि जो भाई ने पूछा है लॉन्ग टर्म, ये आपके माइंड में 3 मंथ ही होगा। तो सिस्टम की अगर बात करें, जो सिस्टम हमने आपको जो सिग्नल दिए थे, वो उसके सिग्नल थे सपोर्ट सिग्नल या एंट्री सिग्नल, वो थे तकरीबन 100 रुपए पे, और उसके बाद 120 तक के टारगेट दिए थे, रेजिस्टेंस लेवल आपको दिए थे। अच्छा, अब अगर देखें सिस्टम को, इसके टेक्निकल को देखें, इसके फंडामेंटल को देखें, पाकिस्तान में IT डेवलपमेंट्स को देखें, और फर्दर पाकिस्तान के माइक्रो और मैक्रो डेवलपमेंट्स को देखते हुए ये 180 तक इंशाल्लाह होता हुआ दिखाई देता है। और ये मेरी बात करने के साथ ही रॉकेट नहीं बन जाएगा, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, ऐसे करते हुए चीजें मूव किया करती हैं। और आपने 5 साल का टारगेट दिया है, तो इंशाल्लाह 180 तो 5 साल से बहुत जल्द कर जाएगा। उसके बाद भाई ने मिलेट ट्रैक्टर की बात की है, तो देखें 5 साल के लिए आपने जो भी पकड़ना है, जिस रेट पे भी पकड़ना है आप पकड़ सकते हैं,
कोई भी डिविडेंड पेइंग स्टॉक है वो आपको डिविडेंड ही 5 सालों में इतना देगा कि आपके अद्धे पचद्दे तो वैसे ही पूरे हो जाने हैं। उसके बाद जो इसकी सेल है मिलर ट्रैक्टर की, प्रीवियस सेल जो है अभी इसके जून के जो रिजल्ट आने हैं वो इतने अच्छे कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है। तो अगर इसके रिजल्ट में कोई डिक्लाइन आता है तो फिर ये प्रेशर ले सकता है, और अगर आइंदा 2-3 क्वार्टर तक अच्छे रिजल्ट इसके आते हैं, कुछ डिविडेंड अच्छा दे जाता है या सिर्फ इंप्रूव कर जाता है अपने रिजल्ट को ही, तो फिर इंशाल्लाह 700 आपको करके दिखा सकता है, और आगे भी ये 760 तकरीबन टच करके आ चुका है। और अगर एमडीएल के फंडामेंटल देखें, इसका स्कोप देखें, इसके जो आगे जो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है उसको देखें, तो उस हिसाब से अभी भी ये काफी चीप प्राइस पे आपको मिल सकता है। तो 5 साल के लिए एंट्री ली जा सकती है। उसके बाद फिर भाई ने पूछा है कि एवीएन आईबीएलएचएल कब चलेंगे। तो आईबीएलएच में मेरे ख्याल से 3 दफा हम प्रॉफिट बुक कर चुके, जो लेवल बताए थे वहां पे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल दे चुका। तो जिन भाइयों ने बाइंग की थी वो प्रॉफिट कमा चुके। एवीएन का भी सेम ही सिचुएशन थी। तो अब वही मिसाल पीछे दे रहे हैं, पीएसओ वाली जो चीजें चलती हैं वो आपको नजर नहीं आती, जो नहीं चलती फिर आप उनका पूछना शुरू कर देते हैं कि क्यों नहीं चली। अभी एवीएन आईबीएलएचएल नीचे हैं, आप पूछ रहे हैं कब ऊपर जाएंगे। जब ये ऊपर चले जाएंगे फिर आपको मैसेज आएंगे ये कब नीचे जाएंगे, अब हमने इनको बाय करना है या इनमें एंट्री लेनी है। तो ये क्वेश्चन आते रहेंगे, ऊपर कब जाएंगे, नीचे कब जाएंगे, तो ये चलता रहेगा स्टॉक मार्केट के साथ साथ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे भाई ने एक ही सा में वाह नोबल, एआरपीएल, हिनो, बर्जर, एक्साइड, उसके साथ में एमईबीएल और लक का पूछा है कि इन 6, 7, 8 स्टॉक का बता दें। वाह नोबल के उन्होंने लेवल पूछे हैं कि पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए कहां पे एंट्रियां ली जा सकती हैं। अब अगर आप वाह नोबल की बात करें तो वाह नोबल ने टाइट कंसल्टेशन के बाद अच्छा ब्रेकआउट दिया है, लेकिन इसके पॉसिबल रिट्रेसमेंट लेवल, उसके बाद टाइम विंडो और टेक्निकल फैक्टर को देखते हुए ये आपको 366, 366 और 368 यहां पे पहली एंट्री लेने का मौका दे सकता है। उसके बाद नीचे 336 से लेके 334 के दरमियान में इसके आने के चांसेस हैं। ये 7 से 3 सेशन के अंदर अंदर प्रोबेबिलिटी है इसकी कि यहां पे आपको इंशाल्लाह ये मिल सकता है। उसके बाद भाई ने एआरपीएल का पूछा और भाई ने तमाम वो स्टॉक पूछे हैं जो अपना ब्रेकआउट दे चुके हैं। और यही चीज हम नोट करते हैं कि भाइयों को चीजें तब लेने का मजा आता है या याद आती है जब वो ब्रेकआउट दे चुकी होती हैं। जब वो नीचे रुल रही होती हैं, कंसोलिडेट होती हैं, एक्युमुलेट उनको किया जा रहा होता है, उस टाइम आपका डर ही नहीं जाता उनको पकड़ने से। आप कहते हैं पता नहीं मैंने पकड़ लिया तो पता नहीं कहां पे नीचे चला जाएगा। वही असल टाइम होता है चीजों को लेने का। ब्रेकआउट के बाद तो ठीक है, वो वक्ती तौर पे आपको थोड़ी सी मूव देती हैं, लेकिन फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं, फेक ब्रेकआउट के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो चलें, आपकी मर्जी, हमारा काम तो है बताना। तो आप अगर इसको देखें एआरपीएल को, तो इसकी जो एंट्री लेवल हो सकते हैं वो तकरीबन 478, 480 के या 476 से लेके 478 पे पहली एंट्री इसकी यहां पे हो सकती है। उसके बाद देखिए अगर दूसरा लेवल जिसका बनता है वो 464 से लेके 468 तक का दूसरा लेवल इसका बनता है। और उसके बाद नीचे तीसरा अगर लेवल आप देखना चाहते हैं तो वो तकरीबन 442 से लेके 445 तक का तीसरा लेवल इसका बनता है। यहां पर इसको एक्युमुलेट किया जा सकता है। उसके बाद भाई ने हिनो की बात की है, तो हिनो भी अभी देखें टॉप लगा के नीचे आ रहा है थोड़ा सा। तो पहला जो इसका सपोर्ट लेवल हो सकता है वो 534, 537 पे। उसके बाद नीचे 498 से लेके 496 तक। और तीसरा जो लेवल है वो तकरीबन 465 से 460 के दरमियान में। उसके बाद भाई ने पूछा है बर्जर और एक्साइड जो है, इन दोनों की अगर पोजिशनल ट्रेडिंग करनी हो तो वो कैसे कर सकते हैं। बर्जर की अगर बात करें तो जो टारगेट इसके 1 से 2 माह में हो सकते हैं वो 115 से 130 के हो सकते हैं। सपोर्ट की अगर बात करें या एंट्री की बात करें तो वो 106 पे पहली और 101 पे दूसरी बनाई जा सकती है। एक्साइड की अगर बात करें तो एक्साइड बेचारा काफी जलील हो चुका है, काफी ऊपर से नीचे आ चुका है। कहां देखें इसने 1100 का हाई लगाया था और उसके बाद इसको होश ही नहीं आई बेचारे को। ये देखें कहां तक ये नीचे मूव किया करता था और फिर अभी थोड़ा सा इसने होश पकड़ी है। तो अभी अगर देखें एक्साइड की बात करें तो बेरिश है नो डाउट, लेकिन अच्छी सपोर्ट इसने ली है 810 से। अगर आपने फर्स्ट एंट्री बनानी है तो 824 पे भी बना सकते हैं, 820 या 824 ये भी अच्छा एरिया है। और उसके बाद नीचे 805 पे बड़ी जबरदस्त एंट्री बन सकती है। और अगर कोई करेक्शन आती है या पैनिक सिचुएशन आती है
तो फिर 723 से लेके 730, 750 ये अच्छे लेवल हो सकते हैं एक साइड की एंट्री लेने के लिए। उसके बाद अगर आप देखें 1 से 2 माह के टाइम फ्रेम में तो 857, 857, उसके बाद 875 और उसके बाद 920 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई का घाटी के बारे में, घाटी GATI, घाटी गेट्रॉन इंडस्ट्रीज, और उसके बाद साथ में मुगल उनका पूछा है उन्होंने कि ये कब तक ऊपर जा सकते हैं। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि GHNI एंड गेल कि जो न्यू सिग्नल है क्या आप इनमें सिग्नल देंगे, इनकी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल बताएंगे प्रीमियम ग्रुप में। तो देखें घाटी आपका जो है वो अगर 138 को ब्रेक नहीं करता, यहां से सपोर्ट अगर लेता है तो फिर आपको नेक्स्ट जो ऊपर वाले टारगेट हैं जैसे कि पहले भी ये इसने आगे दिखाए थे अचीव करके 153, 165, 161 के ये टारगेट आपको दिखा सकता है। वैसे भी टेक्सटाइल के पास खबरें तो हैं, तो मेरे ख्याल से अच्छी इसकी जो एंट्री है वो 143 से 138 के दरमियान में इसमें एंट्री बन सकती है, यहां से सपोर्ट ये ले सकता है। दूसरे नंबर मुगल का पूछ रहे हैं, तो मुगल पे पहले भी बात हो चुकी है, मुगल इंशाल्लाह बहुत जल्द ऊपर जाएगा। उसके बाद भाई ने बात की है GHNI की और गेल की। तो देखें GHNI की प्राइस देख लें, उसके बाद उसकी बुक वैल्यू देख लें, 280 रुपए उसकी बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड है उसकी 0%, डिविडेंड वो देता कोई नहीं। उसके बाद ऐसा स्टॉक जो इतना महंगा आप 800 का बाय करेंगे, अपनी वैल्यू जो उसकी है वो तकरीबन 200-300 रुपए है, डिविडेंड आपको वो देता कोई नहीं, उसमें क्या एंट्री लें हम। उसके बाद गेल को देख लें, गेल की बुक वैल्यू जो है वो 230 रुपए है, डिविडेंड वो भी नहीं देता। तो सिर्फ किसी चीज के चलने की बेस पे उसको पकड़ लिया जाए तो अच्छा नहीं है। एक दो रिजल्ट उसको आने दें, फिर देखें कि इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी क्या बनती है, बुक वैल्यू में कोई फर्क आता है नहीं आता। उसके बाद डिविडेंड को देने की कोशिश करते हैं, नहीं देते, उसके बाद फिर एंट्री बनाएं। जिस बंदे ने बांझ स्टॉक को लेके बैठना है, इससे अच्छा नहीं वो FABL 80 रुपए का ले ले, बैंक इस्लामी 30 रुपए का ले ले, या ऐसे और जो स्टॉक है 2-2, 3-3 रुपए के जो डिविडेंड देते हैं। MEBL को देख लें 300 में 350 में मिलता है, UBL को देख लें अच्छे डिविडेंड देते हैं। चले UBL अगर नॉन शरिया में आप एंट्री नहीं लेना चाहते, हम भी नहीं काम करवाते, लेकिन कहने का मकसद ये है कि उन चीजों की तरफ जाएं जो आपको कुछ ना कुछ देती हैं। ये बांझ स्टॉक के पीछे जाके आपको क्या मिलना है। उसके बाद भाई ने पूछा स्टील सेक्टर कब मूव करेगा, तो स्टील सेक्टर देखें कंस्ट्रक्शन सेक्टर मूव करेगा, सीमेंट मूव कर रहा है तो साथ में स्टील सेक्टर भी मूव कर जाएगा। इंटरेस्ट रेट में कमी होती तो स्टील सेक्टर में भी पकड़ लेनी थी, लेकिन अभी देखें थोड़ा सा पहले भी बात हो चुकी है, तमाम सेक्टर एक ही दफा मूव नहीं करते, सेक्टर शिफ्टिंग में या स्टॉक शिफ्टिंग में नंबर आ जाते हैं सबके। तो इंशाल्लाह स्टील सेक्टर का भी नंबर आएगा। अभी तो स्टील सेक्टर चला है, देख लें आपका ISL कहां पे मूव कर रहा था, नीचे 70-80 के पास, और 103, 104, 102 का उसने हाई लगाया। उसके बाद CSAP को देखें, उसने भी 100 से लेके 130 आपको दिखाया, आप दोबारा नीचे आ गया। तो चीजें ऊपर नीचे हुआ करती हैं, ये तो आपको अपॉर्चुनिटी देती हैं कि आपको चांस देती हैं कि ऊपर हमें सेल करें और नीचे हमें दोबारा बाय बैक करें। तो अगर कोई स्टॉक नहीं मूव कर रहा, कोई सेक्टर नहीं मूव कर रहा, तो यही तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि उसमें जाके आप एंट्रियां बनाएं, अपनी पोजीशन सेट करें, फिर जब उनमें कोई मूव आएगी तो प्रॉफिट बुक करें। और यही तो हुस्न है PSX का कि ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है। भाई ने पूछा है कि MEBL लक बोर्ड मीटिंग से पहले क्या ये दोनों स्टॉक अपनी रैली बनाएंगे। अब मुझे नहीं पता कि लक और MEBL के पास कौन सी रैली बाकी है जो आप उनसे लेना चाहते हैं। बेचारे रैलियां तो बना गए, अब कौन सी रैली इनके पास बाकी है। बाकी रही रिजल्ट के आने की बात, तो जब भी बोर्ड मीटिंग अनाउंस होती है, बोर्ड मीटिंग की अनाउंसमेंट से लेके रिजल्ट आने तक, रिजल्ट वाले दिन तक जो भी स्टॉक हैं, जैसे भी स्टॉक हैं, वो कुछ ना कुछ मूव दे जाया करते हैं। तो वो अगर आप बात करते हैं कि बोर्ड मीटिंग की अनाउंसमेंट के बाद मूव, तो वो मूव आपको मिल सकती है। बाकी रैलियां शेलियां जो है वो निकल चुकी, अब तो वो परचम ही हैं जो रैलियों में होते हैं, पांव के नीचे पड़े होते हैं और रोंद की आवाम उनको गुजरती है। अब तो रैली का वो बचा कुचा माल ही पीछे है। बाकी रिजल्ट के बाद जो अनाउंसमेंट के बाद मूव मिलती है वो हर स्टॉक में मिल जाया करती है, चाहे वो लक हो, MEBL हो, MTL हो, AGTL हो, कोई भी हो। उसके बाद भाई ने फैक्टो के बारे में पूछा है कि फैक्टो का और फैसल बैंक का बता दें। तो फैक्टो की अगर बात करें तो फैक्टो ने अपनी 200 की जो सपोर्ट है वो ब्रेक कर दी है, लेकिन 50 की सपोर्ट जो है लास्ट कैंडल में उसने 50 से सपोर्ट ली है। फैक्टो को देखें तो एक डिक्लाइनिंग फेज में है ये, और 19 जून के बाद इसमें वॉल्यूम बहुत कम आ रहे हैं। अपनी पहली सपोर्ट ये अगर 82 से लेता है तो फिर आपको ये 8650 करके दिखा सकता है, और अगर ये 8650 को 8675 को सस्टेन करता है तो नेक्स्ट लेवल ये आपको तकरीबन 91 का करके दिखा सकता है यहां तक।
उसके बाद फैसल बैंक की बात करें तो फैसल बैंक एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद जो है थोड़ी सी माइल्ड वीकनेस शो कर रहा है, जिसको आप कूलिंग ऑफ फेज भी कह सकते हैं। ये इस वक्त मेक और ब्रेक के मूड में है। जो इसका क्लीन बाउंस बैक होगा वो 80 के बाद होगा। अगर 80 को दोबारा ये ब्रेक एंड सस्टेन करता है वॉल्यूम के साथ तो फिर जो है अच्छा बाउंस बैक कर सकता है। और अगर ये 73 से नीचे क्लोजिंग देता है हाई सेलिंग वॉल्यूम के साथ तो फिर नेक्स्ट जो इसकी सपोर्ट हो सकती है वो 62 हो सकती है, और मेरे ख्याल से 62 एक अच्छी एंट्री इसकी हो सकती है। अच्छी सपोर्ट और अच्छी एंट्री इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। तो ये था आज का क्वेश्चन आंसर सेशन। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और ये दोनों चीजें, प्रीमियम ग्रुप भी और फ्रीमियम ग्रुप भी, आप देसी ट्रेडर की वेबसाइट desitrader.pk की वेबसाइट पे जाके भी वहां से भी अवेल कर सकते हैं। फ्री ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, प्रीमियम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।